नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। हरीश रावत ने छोड़ा पंजाब कांग्रेस का प्रभार। कांग्रेस आलाकमान ने निवेदन किया है स्वीकार। हरीश चौधरी को बनाया पंजाब का नया प्रभारी। तो हरीश रावत इससे पहले उन्होंने कमान संभाली थी, अब उन्होंने कमान छोड़ दी है और अब हरीश चौधरी को पंजाब का नया प्रभारी बनाया है। और दरअसल इस्तीफा जब उन्होंने दिया है तो इस्तीफे को स्वीकार किया गया है। हरीश चौधरी को पंजाब का नया प्रभारी बनाया गया है। उत्तराखंड को अब पूरा समय देंगे हरीश रावत, ये कहना है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर का निरादर नहीं हुआ है। हरीश रावत ने यह बात कही। आपको बता दें कि लगातार पंजाब में कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह जारी है और एक के बाद एक इस्तीफों का दौर भी जारी रहा। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद सिद्धू ने भी इस्तीफा दिया और सिद्धू ने यह कहा था कि वो पंजाब के भविष्य से समझौता नहीं कर सकते, यह कहकर उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। हालांकि कैप्टन अमरिंदर हमलावर थे आलाकमान पर और कैप्टन अमरिंदर पर, और साफ तौर पर उन्होंने जाहिर कर दिया था कि वो उनके लिए विकल्प खुले हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। और अब इस बीच हरीश रावत को यहां का प्रभार दिया गया था, उन्होंने भी यहां प्रभार छोड़ दिया है। भटकाने के लिए जो इस बात को कहा जा रहा है कि उनका ह्यूमिलेशन होगा, मैं बहुत विनम्रता से इस बात को कहना चाहता हूं कि पार्टी ने उन्हें हमेशा सम्मान दिया। 3 बार वो पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष रहे और 2 बार 9.5 साल करीब मुख्यमंत्री रहे। और इस वक्त हमारे साथ संदीप नेगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए लाइव। संदीप, क्या माना जाए कि सिर्फ उत्तराखंड में जो आगामी चुनाव है उसी को देखते हुए पंजाब का प्रभार छोड़ा है हरीश रावत ने, या जिस तरह से पंजाब में कलह है, आपसी कलह, उस वजह से भी कोई बात हुई है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पंजाब प्रभारी का पद हरीश रावत ने कही है, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर संकेत दिए हैं इसके, हालांकि उन्होंने अभी पद नहीं छोड़ा हुआ। लेकिन जिस तरह से अगर मैं बात करूं तो जो पूरी जो चुनाव की जो कमान है वो उत्तराखंड में हरीश रावत के हाथों है, लिहाजा उन्हें जो प्रदेश चुनाव का प्रभारी भी बना दिया गया है यहाँ पे। तो कहीं ना कह सकते हैं कि जो दोहरी जिम्मेदारी है उसको लेकर यहाँ पर एक जो पंजाब की जो जिम्मेदारी है, जिस तरह से वहाँ पर सियासी घटनाक्रम चल रहा है, एक के बाद एक वहाँ पे जिस तरह से पूरा अभी तक पूरा घटनाक्रम चल रहा है, तो उसके बाद अब कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं हरीश रावत और उत्तराखंड की जो कमान है उसको संभालना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में वापसी जरूर करना चाहेगी पिछले 5 सालों के बाद। इसके लिए लगातार कहीं ना कहीं मैनेजमेंट खुद हरीश रावत यहाँ संभाल रहे हैं। आज उन्होंने इस बात से संकेत भी दिए हैं कि वो इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि वो पूरा जो चुनाव है उत्तराखंड का वो इसी पर फोकस करना चाहते हैं। तो लिहाजा हम ये सीधे तौर पर अब साफ समझ सकते हैं कि आखिर हरीश रावत के मन में क्या क्या चल रहा है। वो सीधे तौर पर ये चाहते हैं कि मैं इस चुनाव में पूरा तौर पर समय दूं, क्योंकि अगर एक सियासी गलियान की अगर बात करें तो उनका ये अंतिम चुनाव भी माना जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने पहले ही खुद इस बात को स्वीकारा था कि 2022 में वो मुख्य भूमिका में रहेंगे, लेकिन उसके बाद उनकी कांग्रेस के लिए कोई भूमिका नहीं है। लेकिन अभी भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो पंजाब प्रभारी का पद छोड़ने की फिराक में और उत्तराखंड में अपने दम पर वो चुनाव लड़वाना चाहते हैं। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर दे दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से पंजाब में उठक पटक हुई है। तो संदीप, क्या माना जाए कि वो अपने आप को सीएम के फेस के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कुछ इस तरह का मामला है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस ने कोई चेहरा स्पष्ट नहीं किया है, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो पहले यहां पर आके कह गए हैं कि हमारा कोई चेहरा नहीं है, कार्यकर्ता ही हमारा चेहरा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हरीश रावत सिर्फ पार्टी में एक ऐसे कद्दावर नेता है कि जो कि पहले पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और राष्ट्रीय महासचिव के पद पर भी अभी है। उनके अगर आसपास की अगर बात मैं करूं तो कोई भी इस तरह का कोई नेता बड़ा चेहरा अभी कोई इस प्रकार का लगता नहीं है कि हालांकि कि वहां पर जो मुख्यमंत्री की पद की दावेदारी करे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने उन्होंने भी बयान दिया था कि वो कहीं ना कहीं पार्टी में मुख्यमंत्री चेहरे के दावेदार जरूर हो सकते हैं। लेकिन अगर हाल फिलहाल की अगर बात करूं तो पूरा ये चुनाव जो है वो हरीश रावत के ही इर्द गिर्द पूरा घूमता हुआ लग रहा है। तो ऐसे में हम साफ तौर पर मान सकते हैं कि हरीश रावत ही पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरा हो सकते हैं। लिहाजा वो खुद भी इस जो पंजाब की जो संदीप, हालांकि हरीश रावत निर्णायक भूमिका तो निभाते आ ही रहे हैं कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में। जी
बिल्कुल देखिए, चूंकि अगर हम पिछले चुनाव की अगर बात भी करें तो 2017 में हरीश रावत खुद मुख्यमंत्री के चेहरे थे, दो जगह से वो चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन वहां पर उनकी हार हुई थी। लेकिन एक बार फिर से अगर कहीं ना कहीं अब जिस तरह से पार्टी उन पर भरोसा खेल रही है, उनको सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी दी गई है कि उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया, चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया। यानी कि सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो सभी के सभी जो विधायकों की जो टिकट होंगे वो कहीं ना कहीं हरीश रावत के हाथों से पास होंगे। तो स्वाभाविक सी बात, आप अनुमान लगा सकते हैं कि हरीश रावत ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और कहीं ना कहीं उसकी पार्टी लगातार जो रणनीति है वो भी बना दी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस की अगर बात मैं करूं तो गुटबाजी खुलकर सामने यहाँ पर वो आ चुकी है। प्रीतम सिंह एक गुट में अलग तौर पर खड़े हो चुके हैं, क्योंकि दिवंगत नेता जिस समय इंदिरा हृदय थी तो वहां पर उनके साथ भी खुलकर हरीश रावत के जो संबंध थे वो बिगड़ते हुए देखे गए थे। लेकिन अभी की अगर बात करें तो कांग्रेस अगर खुलकर जिस तरह से गुटबाजी सामने आ रही है तो उस समय दो धड़ों में कांग्रेस बढ़ चुकी है। लेकिन सीधे तौर पर जिस तरह से अगर पार्टी का कहना है तो वो कह रहे हैं कि हरीश रावत को ही हम पार्टी मुख्यमंत्री का चुनाव पेश करेंगे, लेकिन पार्टी में ही अंदरूनी इतनी गुटबाजी है कि वो हरीश रावत को कतई मान नहीं रहे हैं। तो सीधे तौर पर ये भी कह सकते हैं कि आगामी आने वाली दिनों में आखिरकार पार्टी किस प्रकार अपना बैकग्राउंड बनाएगी। संदीप, आप कह रहे हैं 2 धड़ों में पार्टी बट गई है, तो प्रदेश में 2 धड़ों में पार्टी है, तो दूसरा धड़ा क्या चाहता है? बिल्कुल, जैसे कि दूसरा धड़े की अगर मैं बात करूं तो प्रीतम सिंह हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो उनका सीधे तौर पर ये भी कहना था कि उन्होंने सीधे तौर पर इस बात को खारिज किया था कि अभी तक हरीश रावत को ना ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह डाला था पूर्व दिनों में कि आखिरकार जब हरीश रावत मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो प्रीतम सिंह क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकते। तो आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार प्रीतम सिंह भी खुद चाहते होंगे या फिर उनका जो धड़ा चाहता है, उनके साथ जो विधायक है वो भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं प्रीतम सिंह भी मुख्यमंत्री के रूप में आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हरीश रावत इस समय पार्टी का कद्दावर नेता है सभी, और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव संचालन कमेटी का उनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। तो इस लिहाज से मिलाकर वर्चस्व की लड़ाई है और कांग्रेस में कलह अभी भी जारी है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास अब लौट कर आएंगे। और इधर नरेश बंसल ने की है न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत। उत्तराखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं नरेश बंसल। नरेश बंसल ने हरीश रावत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हरीश ने जो पंजाब का किया वही उत्तराखंड का करेंगे। तो उत्तराखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं नरेश बंसल। उन्होंने कहा है कि हरीश रावत ने जो पंजाब का हाल किया वो उत्तराखंड का करेंगे। तो हरीश रावत पर हमलावर थे। आगामी साल में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सांसद हैं नरेश बंसल जी। सर, मैनिफेस्टो भी बनाएंगे आप लोग, उस कमेटी में आप भी हैं, कि किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे आप लोग? जो भी उत्तराखंड के विकास के लिए आवश्यक चीज़ें हैं वो सब करेंगे। विशेष रूप से हमारा फोकस है उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पर्यटन को बढ़ावा देना, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में उत्तराखंड को का एक स्वरूप लेकर के आना, और पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। उस पर्यटन के लिए वहाँ के युवकों को रोजगार, विशेष रूप से युवकों को रोजगार, महिलाओं का सम्मान और उनका सशक्तिकरण, ये सारे मुद्दे, उत्तराखंड का विकास, उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देना, उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की संभावनाएं हैं जो, उन सब पर जनता की राय लेंगे, विभिन्न वर्गों की राय लेंगे। वहाँ से जिस प्रकार की जो चीज़ें आवश्यक आएंगी उन सबको अपने घोषणा पत्र नहीं बल्कि मैं कहता हूँ संकल्प पत्र, उसमें हम उसका समावेश करेंगे। बात सर, ये थे हमारे साथ नरेश बंसल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो केदारनाथ धाम जाएंगे और वहाँ पे दर्शन करेंगे। इसके साथ ही वो कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव माथुर के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। उधर राजधानी में नाराज होकर राज्य आंदोलनकारी महिलाएं शहीद स्थल स्थित छत पर चढ़ गई। सूचना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। छत पर चढ़ी आंदोलनकारी महिलाओं को मनाने की कोशिशें जारी हैं। हालांकि आंदोलनकारी महिलाओं ने कहा है कि उनकी मांगों पर सहमति नहीं बनी तो आंदोलन और उग्र होगा। ये राज्य आंदोलनकारियों के द्वारा आज यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें से एक महिला जो है वो पेड़ पे चढ़ गई हैं, तो इन लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही कोई सकारात्मक हम लोगों की वार्ता इनसे हो पाएगी। ये राज्य
अगर शासन प्रशासन जोर जबरदस्ती करेगा तो हम अपनी लाश, हम उन अधिकारियों की तरह नहीं है, उन लोगों की तरह नहीं है जिनकी दुकानें हैं। हम वो सच्चे आंदोलनकारी, अच्छे दिन के जेल के आंदोलनकारी अपना कत्ले आम यहीं पे कर देंगे और इतिहास रचा देंगे। एक इतिहास हमने रचाया था आपको विधायक बना के, दूसरा इतिहास आंदोलनकारी अपनी घर। और संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं लाइव। संदीप, ये महिलाएं क्या चाहती हैं, क्या मान गई है? देखिए, जो राज्य आंदोलनकारी है वो लंबे समय से 3 मांगों को लेकर आज कहीं ना कहीं जो राज्य आंदोलनकारी जो महिलाएं हैं वो सीधे तौर पर पेड़ पर चढ़ी थी। कचहरी स्थित उन्होंने जो पेड़ है वहां पर ये महिलाएं चढ़ी थी, सुबह से ये वहां पर चढ़ गई थी, निवान की किसी हाथ में लिए वहां पर चढ़ गई थी। तो हालांकि कुछ देर बाद पुलिस वहां पर मौके पर आई तो इन लोगों को उतारने की भरसक कोशिश की गई, लेकिन उनका सीधे तौर पर कहना था कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती है तब तक हमारा आंदोलन कहीं ना कहीं जारी रहेगा। 3 सूत्रीय इनकी मांगे थी। इनका कहना है कि हमें राजकीय कर्मी है वो घोषित किया जाए और हमारी जो पेंशन है या फिर जिस तरह से जो राज्य आंदोलनकारी की जो सुविधाएं हैं, वेतन भत्ते हैं, उनको बढ़ा दिया जाए। तो ये कुल मिलाकर इनकी मांगे थी। तो लिहाजा आज सुबह से ही जो ये महिलाएं हैं ये वहां पर पेड़ पर चढ़ी थी और कहीं ना कहीं एक लंबा जो आंदोलन है उनका, चूंकि पिछली टाइम से इनका लगातार आंदोलन चल रहा है तो इसी आंदोलन के क्रम में आज ही पेड़ पर चढ़ी थी। हालांकि पुलिस ने काफी देर तक उनके लिए लगातार मशक्कत की कि उनको आखिरकार सुरक्षित वहां से निकाल लिया जाए और प्रशासन को वहां पर बुला दिया जाए और उनकी वार्ता करा ली जाए, लेकिन लंबे समय तक ये घटनाक्रम चलता रहा। संदीप, कोई प्रशासन की तरफ से इनसे बातचीत करने के लिए पहुंचा है, समझौता करने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन ने इनसे पहले भी बात करनी चाहिए थी, लेकिन इनका सीधे तौर पर कहना है कि जब तक हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती हैं हम इसी प्रकार आंदोलन करते रहेंगे। आखिरकार अभी तक इनका कोई फैसला नहीं आ पाया है प्रशासन की ओर से। अभी तक ऐसा कोई जो सकारात्मक जो बात है वो इनकी ओर से नहीं आई है और ना ही इन्होंने अभी प्रशासन की कोई बात मानी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जब तक ये इनकी एक अड़िग मांग है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक हमारा ये आंदोलन है वो यथावत चलता रहेगा और हम इसी प्रकार आज हम कचहरी में आंदोलन करते रहेंगे। संदीप, इन महिलाओं का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? क्या वो सरकार तक ज्ञापन लेकर पहुंचा है इनकी मांगों को लेकर? अभी देखो, ज्ञापन की जो बात है फिलहाल ज्ञापन तो नहीं दिया गया है, लेकिन अगर जिस तरह से प्रतिनिधित्व की बात में करूं तो जो राज्य आंदोलनकारी पूरी तरह एक संगठन है और इस संगठन में तमाम राज्य आंदोलनकारी के कई हिस्सों से जुड़े हुए। लेकिन अगर आज की बात में करूं तो कुछ ही थे, ये संख्या बल भी हालांकि ज्यादा नहीं था, महज 10 से 15 जो महिलाएं थी वो यहाँ पर एकत्रित हुई थी, उनके साथ कुछ पुरुष भी थे। लेकिन जो 3 महिलाएं और 1 पुरुष थे वो कहीं ना कहीं पेड़ पर वो चढ़ गए थे, जिसके चलते कहीं ना कहीं प्रशासन लगातार इनको नीचे उतारने की कोशिश कर रहा था। हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो अभी तक प्रशासन के साथ इनकी कोई बात नहीं हो पाई है। अगर इनकी बात से अगर कोई सहमति बनती है तब जाके ये आंदोलन खत्म करने की बात करेंगे। जी संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, उत्तराखंड की यात्रा पर निकले देश के सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव आज सुबह केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने बाबा के जयकारे लगाए। सदगुरु ने मंदिर के बाहर से ही बाबा के दर्शन किए। इस दौरान उन्हें देखने के लिए भक्तों का जमावड़ा लग गया। केदारनाथ हेलीपैड पर पहुंचने के बाद आध्यात्मिक गुरु धीरे धीरे पैदल चलकर बाबा केदारनाथ के दरबार में पहुंचे। उनके साथ उनके शिष्य भी मौजूद थे। उन्होंने केदारनाथ मंदिर के बाहर से भोलेनाथ को हाथ जोड़े और बाबा के जयकारे लगाए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बाबा के दरबार में पहुंचे भक्तों ने सदगुरु जग्गी वासुदेव से मुलाकात की। मंदिर परिसर में चारों ओर से भक्तों ने उन्हें घेर लिया। आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव ने भक्तों से कहा कि वो देवभूमि उत्तराखंड की यात्रा पर निकले हैं। केदारनाथ भगवान के दर्शन के बाद वो बद्रीनाथ धाम भी जाएंगे। भगवान केदारनाथ के दरबार में आकर उन्हें परम आनंद की अनुभूति हुई है। बाबा के दरबार में आकर पुण्य मिलता है, उन्होंने कहा है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भक्त यहाँ पर आते हैं उन पर भगवान शिव की कृपा बरसती है। सदगुरु ने कहा कि धरती में अगर स्वर्ग है तो वो बाबा केदारनाथ के चरणों में है। डकैती के मामले में फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए हरियाणा से हरिद्वार पहुंची फरीदाबाद पुलिस। क्राइम ब्रांच की टीम और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसी बीच गोलीबारी में एक सिपाही संदीप गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने संदीप को मृत घोषित कर दिया है। वहीं फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने आखिरकार देर रात चले अभियान में गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने फरीदाबाद में कुछ दिनों पहले डकैती की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से चारों आरोपी फरार चल रहे थे। वहीं मुखबिर की सूचना पर फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम आरोपियों की धरपकड़ के लिए हरिद्वार पहुंची, जिसके बाद मौके से 3 बदमाशों को पुलिस की टीम ने धर दबोचा और एक बदमाश फरार हो गया, जिसे हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस बदमाशों की मुठभेड़ में एक सिपाही शहीद हुआ है। अंशुल सिपाही को गोली मारने वाला ये शख्स, जिसने गोली मारकर, ये देखिए, ये भागता हुआ नजर आ रहा है ये बदमाश। यहाँ पर इन्होंने 4 लोगों को अपने उसमें लिया, कस्टडी में लिया, और इस कस्टडी में लेने के दौरान ही इनमें से एक अभियुक्त, जिसका नाम अंशु उर्फ मोनू है, इसने पिस्टल निकाल के एक जो कांस्टेबल था उस पर बड़े क्लोज डिस्टेंस से फायर किया, जिससे कि उस कांस्टेबल संदीप की उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद ये बदमाश भाग गए। उसके बाद तत्काल जो स्थानीय पुलिस है, इसको सूचना दी गई। वहाँ पे सारे अधिकारीगण पहुँचे, मैं भी स्वयं वहाँ पर पहुँचा, और पूरी एक कॉम्बिंग ऑपरेशन वहाँ पर चलाया गया और इन 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिया गया है। इनकी टोल टैक्स में बढ़ोतरी करने के विरोध में आज सिटी बस संचालकों की हड़ताल और पुलिस और कांग्रेस नेताओं की मध्यस्थता के बाद स्थगित हो गई है। यूनियन की तरफ से बताया गया है कि टोल संचालक पूर्व ही निर्धारित दरों पर टोल लेने की बात मान ली है और इसी के बाद हड़ताल स्थगित कर दी गई है। तो दरअसल टोल प्लाजा पर जाम लगा दिया था, प्रदर्शन कर रहे थे ये, लेकिन सिटी बस संचालकों की हड़ताल स्थगित करा दी गई है मध्यस्थता के बाद, और पहले के ही दाम पर मध्यस्थता हुई है। कि पिछले दफे जो ठेकेदार थे, जो उनसे बातचीत हुई थी जो बैरियर के, तो वो ये हुआ था तय कि भाई जो सिटी बसें हैं, क्योंकि हम 9 किलोमीटर चल पाते हैं इनके रोड पे, तो जो है पर मंथ का इन्होंने 2100 रुपया तय हुआ था पिछली बार। तो इस बार जो है नए कॉन्ट्रैक्टर आए तो वो कहने लगे नहीं साहब 2100 नहीं, हम तो 4200 रुपये लेंगे। तो इस संबंध में फिर सिटी बस मालिक सब इकट्ठे हुए, बातचीत हुई। हमने कहा भाई इस स्थिति में हम नहीं हैं, तेल के दाम बढ़ते हैं, सभी हम तो जो 2100 रुपये आपको दे भी रहे थे वो भी हमने यात्रियों पे नहीं डाला, जो सवारी है उन पे भी नहीं डाला था, उसे खुद बियर कर रहे थे। कि पिछले डोयला सिटी बस यूनियन के सभी साथी अपनी बसों को लेकर डोयला जो टोल बैरियर है वहाँ पहुँचे। इनकी एक मांग थी कि जो पूर्व में निर्धारित किया गया था, जितना इनसे टैक्स लिया जाता है, पूर्व में 1 साल पहले जब ये टोल की शुरुआत की गई थी, सब सारे अधिकारियों के सामने बैठ के बात हुई थी कि 2100 रुपये महीना इनसे लिया जाएगा। मगर अभी जो नए ठेकेदार आए हैं, नई कंपनी आई है, वो अपने नए रूल के साथ इनसे पैसा मांग रहे थे कि बढ़ाकर करीब डबल पैसा इनसे मांगा जा रहा था। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण की जद में आए 7 से अधिक परिवारों के मकान प्रशासन ने जेसीबी से ध्वस्त कर दिए हैं। प्रभावितों का आरोप है कि आवासीय मकानों के अंदर से उन्हें सामान तक उठाने का मौका नहीं दिया गया और सभी कुछ मकान की ध्वस्तीकरण में ही बर्बाद कर दिया गया, जिससे ये सभी नाराज हो गए। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और शासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस कार्रवाई को क्षेत्र के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने भी गलत बताया है। प्रभावितों का आरोप है कि साल 2012-13 में जब रेलवे लाइन का सर्वे किया जा रहा था तो उन्होंने आवासीय बस्ती से बाहर रेलवे लाइन निर्माण का सुझाव दिया था, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी गई। प्रभावितों ने भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण देहरादून में साल 2016 में मुकदमा दर्ज किया था। 2018 में फैसला प्रभावितों के पक्ष में आया, लेकिन रेलवे विभाग ने उच्च न्यायालय नैनीताल में अपील दायर कर दी और मामला अभी भी उच्च न्यायालय में पेंडिंग पड़ा हुआ है। छोटे छोटे नादान बच्चे, अभी दूध मुँह बच्चे आज जो है सड़क में बैठने के लिए मजबूर हो रखे हैं। तो मेरा रेलवे से यही वो है कि ये किसी गलत फहमी में न रहें। यहाँ जो है जनता जागरूक है, वो शांत, भले ये शरीफ लोग भले ही रहते हैं, लेकिन जो है ये गलत फहमी में न रहें। वो अपने हकों के लिए जो है लड़ने के लिए जो है मजबूर, जो अगर कोई करेगा तो वो उसका दोषी जो है ये रेलवे विभाग होगा, यहाँ का शासन प्रशासन होगा। ये लोग क्या समझ रहे हैं कि ऐसे करके ढींगा मुश्ती करके जो है ये लोगों का घर उजाड़ देंगे और इनको जो है बेसहारा ऐसी सड़कों में छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। इसके लिए चाहे हमें अपनी सरकार के खिलाफ भी जो है कहीं पे भी बैठना पड़े तो हम उससे भी जो है कतराएंगे नहीं। जो भी प्रभावित परिवार यहाँ पर थे, 6 परिवार थे यहाँ पर, उनको नियमानुसार जो मुआवजा बनता है वो बहुत पहले ही दिया जा चुका है। काफ़ी समय से वार्ता चल रही थी कि आप अपने मकान खाली कर दीजिए, अपने अधिष्ठान खाली कर दीजिए, परंतु इनके द्वारा बार बार मना किया जा रहा था। तो आज हमारे द्वारा इनको खाली करा दीजिए। जो भी प्रभावित परिवार यहाँ पर, ये लोग फिर उस चीज़ को नहीं मान रहे हैं।
ये गुंडागिर्दी में उतर चुके हैं। रेलवे प्रशासन हमारे साथ में, आज हम लोग सड़क में बैठे हैं। हमारे पे जबरदस्ती हमको घर से बाहर निकाला गया है। हमारा सामान तक इन्होंने नहीं रखने दिया अंदर, जो हम अपने सामान निकालने चाह रहे थे। मेरे लड़की की शादी की सामान, जितने भी सोने चांदी के जवाहरात है, सब वहाँ पड़ा हुआ है। इन्होंने, पुलिस वालों ने हमको वहाँ नहीं जाने। गुरुवार रात लच्छीवाला टोल बैरियर पर एक बस और 2 ट्रकों की भिड़ंत के कारण टोल पर तैनात कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। गनीमत रही कि टोल पर रात को अधिक कर्मचारी नहीं थे, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। दुर्घटना से टोल पर काफी नुकसान हुआ है। ट्रक ड्राइवर टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गए। 11:30 बजे की घटना है जी। आगे ये वोल्वो बस थी, तो इसमें फास्टैग नहीं हो रहा था, लड़का फास्टैग कर रहा था। पीछे से एक ट्रक आया तो इसने सीधा टक्कर मारा, और उसके पीछे एक गाड़ी और थी, उसने टक्कर मारी। तो हमारा लड़का भी बाल बचा है, उसके भी काफ़ी चोटें आई हैं। ये हुआ ड्राइवर रात को तो उतर के भग गए ट्रक के मारे, बाकी दिखे नहीं अभी तक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।